हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे से हूँ, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि दोस्तों मुझे बताना कि मैं सीपीआर के फुल वीडियो जो सीपीआर के ऊपर क्लास होती है उसका प्लान कर रहा हूँ या फिर सीपीआर से रिलेटेड एमसीक्यू का। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके जितने कमेंट आए उनमें मुझे लगा कि सीपीआर के एमसीक्यू के ज़्यादा कमेंट आए। तो मैं सीपीआर से रिलेटेड जो एमसीक्यू आते हैं, मतलब कि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ए एच ए मतलब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ, उनसे रिलेटेड जो लेटेस्ट एमसीक्यू होते हैं उनको लेके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि ये जो हमारे पैरामेडिकल एग्जाम्स जो चल रहे हैं अभी या होने वाले हैं, उन सब में बेहद काम आने वाले हैं, क्योंकि सीपीआर से रिलेटेड सवाल तो आने ही आने, ये 100% तय है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। क्योंकि ये सवाल वो होते हैं जो आपके एग्जाम में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपकी निजी जिंदगी यानी कि पर्सनल जिंदगी में भी हमेशा काम आने वाले रहते हैं। क्योंकि कुछ इनमें बेसिक लाइफ सपोर्ट है, सीपीआर है, इससे रिलेटेड कहीं भी आपको, अगर आप पैरामेडिकल हैं तो आपको आना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की जो वीडियो है हमारा, जिसका जो सीपीआर से रिलेटेड लेटेस्ट एमसीक्यू हैं वो हैं। तो मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ से। बताता हूँ मैं आपके सामने पहला सवाल क्या है। सवाल हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो इन 2% सीपीआर फॉर एन एडल्ट। समझे आप, मतलब व्हाट इज द कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो इन 2% सीपीआर फॉर एन एडल्ट। अब अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो हिंदी में बोल रहा है कि एक एडल्ट के लिए दो व्यक्ति सीपीआर में सांस के संपीड़न का अनुपात क्या है। मतलब दो लोग सीपीआर कर रहे हैं, उसमें सीपीआर कंप्रेशन एंड जो ब्रीथ का रेशियो वो क्या रहने वाला है। ऑप्शन की मैं बात करूं तो 20:2 है। ऑप्शन बी की बात करूं तो 30:2 है। या फिर ऑप्शन सी की बात करूं तो 40:2 है। या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो 25:2 है। देखो, बात की गई है इसमें एडल्ट की, यानी जब चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ, हमें कितने कंप्रेशन मतलब क्या रेशियो होना चाहिए उनका। तो ऑप्शन की मैं बात करूं तो एडल्ट के लिए रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 30:2। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज करेक्ट, 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कि अगर और भी देखो इस टाइप की जो वीडियोज हैं, ये मैं आपके कहने पे लेके आता हूँ, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए मैं थैंक यू, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मुझे इस टाइप की वीडियो के कंटेंट जो आपको लग रहा है कि आपके लिए जरूरी है, तो आप मुझे बताएं और मैं कोशिश करूंगा, एंड 110% कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो वाला कंटेंट लेके आ पाऊँ। तो ठीक है, क्लियर है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, यू जस्ट परफॉर्म 5 साइकिल, you just performed 5 cycles for CPR of CPR on an adult। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझ आना चाहिए, जो मैं पहले से कहता आया हूँ वही है। दोबारा सुन लो, यू जस्ट परफॉर्म्ड 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर ऑन एन एडल्ट। यू, देखो ये हो गया सेंटेंस। अब बाद में यू रीअसेस फॉर ए पल्स, और फिर नो पल्स इज प्रेजेंट, व्हाट इज द योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो कुछ सवाल को टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, आपको आसानी रहेगी। देखो, यू जस्ट परफॉर्म्ड 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर ऑन एन एडल्ट। आपने 5 साइकिल सीपीआर की कंप्लीट कर ली हैं एक वयस्क व्यक्ति पर। एंड फिर उसके बाद आपने क्या किया, यू रीअसेस फॉर ए पल्स। आपने एक पल्स को चेक किया है, मतलब पल्स को आपने चेक किया है, दोबारा से रीअसेस किया है, यानी कि मूल्यांकन किया है। और फिर आपने देखा कि नो पल्स इज प्रेजेंट, वहां पर कोई पल्स मौजूद नहीं है। तो फिर एक सवाल करा लास्ट में, व्हाट इज द योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हिंदी में पूरा बता देता हूँ। आपने अभी अभी एक एडल्ट पर सीपीआर के 5 चक्र किए हैं, चक्र मतलब साइकिल्स किए हैं। आप पल्स के लिए पुनः मूल्यांकन करते हैं, कोई पल्स मौजूद नहीं है। फिर आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी या क्या है, आपकी अगली कार्रवाई क्या है। देखो, आप इमेजिन करो कि आप किसी को सीपीआर कंडक्ट कर रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं, वहां पे आप कंप्रेशन भी दे रहे हैं, ब्रीथ भी दे रहे हैं, सारी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने पांच पांच साइकिल जो 5 साइकिल्स वो आपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपने उसकी पल्स को रीअसेस किया है, दोबारा से मूल्यांकन किया है, फिर आपने देखा है कि वहां पे कोई पल्स मौजूद नहीं है। इमेजिनेशन मतलब ब्रेन में ये सवाल बनता रहना चाहिए कि आप किसी को सीपीआर कर रहे हैं, फिर आपने उसके बाद उसकी पल्स को रीअसेस किया है, फिर आपने देखा है कि वहां पे कोई पल्स मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे, मतलब अगली कार्रवाई क्या है आपकी। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन है सर्च फॉर एईडी, सर्च फॉर एईडी, या फिर ऑप्शन बी कॉल हेल्प, मतलब आप एम्बुलेंस को या इमरजेंसी जो नंबर होते हैं उन पे कॉल करके उनको बुलाएंगे, हेल्प मांगेंगे। या फिर सी, सी ऑप्शन है इमीडिएटली कंटिन्यू सीपीआर। या फिर ऑप्शन डी की बात करूं, नन ऑफ द अबव।
अब ये जो ऑप्शंस हैं इनको बारीकी से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। सर्च फॉर एन एडी, एडी क्या होता है? एडी होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये इमेज जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये वही है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एडी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। जैसे कि एक पैड आप देख पा रहे हैं, इस पैड को लगा के इस तरीके से एडी अपना काम करता है। या फिर कॉल हेल्प ये हो गया, या फिर सी जो है इमीडिएटली सीपीआर कंटिन्यू। अब सीपीआर क्या है? सीपीआर को तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं एक रिवीजन करा देता हूँ। सीपीआर को बोला जाता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिकेशन। क्लियर है? या फिर आप सीपीआर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपने वहां पे देखा है कि आपने रीअसेस किए उसकी पल्स, लेकिन उसको पल्स नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया है? उसके बाद आपने उसकी पल्स तो देख लिया रीअसेस करके, पल्स भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? तो या फिर इमीडिएटली कंटिन्यू सीपीआर करेंगे, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या में यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, इमीडिएटली कंटिन्यू सीपीआर। क्योंकि आप देखो, आपने देख लिया कि वहां पल्स प्रेजेंट नहीं है। जब पल्स प्रेजेंट नहीं है तो आप रुक कैसे सकते हैं? आप एडी मतलब सर्च फॉर, आप एडी ढूंढने तो जाएंगे नहीं, मतलब सीधा सीधा है कि आप खोजने चले गए एडी के लिए, नहीं। आपने सीपीआर को कंटिन्यू करना है इमीडिएटली, तुरंत। आपने देखा पल्स मौजूद नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने दोबारा से कंप्रेशन एंड ब्रीथ पे लग जाना है, कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए लग जाना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इमीडिएटली कंटिन्यू सीपीआर। क्लियर है? चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, सवाल थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से बेसिक्स हैं, और इन सवालों में इमेजिनेशन करेंगे तो आप अपने आप की भूमिका वहाँ पे पाएंगे कि हाँ, हम इस तरीके से माहौल बना हुआ है, पेशेंट आपके सामने, और आप इस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपके सवाल उसी तरीके से मैं लेके आया हूँ। बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड, इस टाइप की वीडियो और जो आप चाहते हैं उस टाइप की भी हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए उस टाइप का कंटेंट लेके आ पाए। क्लियर? चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, एन इन्फेंट becomes unresponsive। देखो, an infant becomes unresponsive and stops breathing। सवाल समझना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, इमेजिनेशन करो। ये क्या कर रहा है? इन इन्फेंट बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव एंड स्टॉप्स ब्रीथिंग। एक शिशु है, यानी कि बच्चा है, उसने अपनी जो को वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और उसने अपनी सांस भी रोक ली है, सांस भी नहीं ले रहा है। तो दोबारा कह रहा है सवाल, अगली लाइन में कह रहा है, ए स्ट्रॉन्ग पल्स इज स्टिल प्रेजेंट। एक स्ट्रॉन्ग पल्स है जो कि स्टिल प्रेजेंट है, वहां पर मौजूद है अभी एक पल्स। हाउ मेनी रेस्क्यू ब्रीथ ए मिनट शुड बी गिवन अंटिल हेल्प अराइव ऑफ द इन्फेंट स्टार्ट ब्रीथिंग ऑन एट इट्स ओन। समझे? हिंदी में आपको समझाता हूँ। एक शिशु अनुत्तरदायी हो जाता है, अनुत्तरदायी मतलब अनरिस्पॉन्सिव, और सांस लेना बंद कर देता है। सवाल को जो समझना, सांस लेना बंद कर देता है। एक मजबूत पल्स अभी भी मौजूद है, मतलब उसे सांस लेना बंद कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन आप चेक करें तो वहां पे एक आपको स्ट्रॉन्ग पल्स मौजूद दिखाई दे रही है। उसके बाद आप मदद आने तक या शिशु अपने आप सांस लेना शुरू करने तक 1 मिनट के बचाव में कितनी सांस देना चाहिए? 1 मिनट के अंदर आपको कितनी ब्रीथ देनी चाहिए? ये सवाल हमसे पूछ रहा है। आपने सवाल को समझ लिया है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, और आपने उसकी पल्स को चेक किया तो आपको पता है कि आपको उसकी पल्स मौजूद है, तो आप कब तक उसको ब्रीथ देंगे? कब तक आप कितनी ब्रीथ देंगे उसको 1 मिनट में, जब तक आपके पास कोई मदद या बच्चा खुद से सांस लेना शुरू ना कर दे। तो ऑप्शंस की बात करूं, ए की बात करता हूं तो 8 to 10 ब्रीथ ए मिनट, यानी 8 से 10 ब्रीथ 1 मिनट के अंदर। या फिर ऑप्शन बी की बात करूं, 10 to 14 ब्रीथ ए मिनट, यानी 10 से 14 ब्रीथ 1 मिनट के अंदर। या फिर 12 to 20 ब्रीथ ए मिनट, यानी कि 12 से 20 ब्रीथ 1 मिनट के अंदर देनी है। या फिर 15 से 22 ब्रीथ ए मिनट। देखो, बच्चे को आप ब्रीथ दे रहे हैं तो कितनी देनी है? मैं ऑप्शन पे चलता हूं, मैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 12 to 20। 12 से 20 ब्रीथ है, यानी 12 से 20 सांसें तो आपने 1 मिनट में बच्चों को देते रहना है, जब तक आपके पास कोई मदद मौजूद ना हो, यानी या फिर बच्चा खुद से सांस लेना शुरू ना कर दे। समझे? 12 से 20 यानी 12 to 20 ब्रीथ तो 1 मिनट के अंदर देनी ही देनी है बच्चे के लिए, जो इन्फेंट है, शिशु है। क्लियर है? डाउट क्लियर हो गए? सवाल की इमेजिनेशन करके समझ में आया होगा, जैसा मैंने बताने की कोशिश की आपको, क्योंकि सवाल को टुकड़ों में तोड़ के आपके सामने बताया एक एक बारीकी से। ठीक है, चलता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, हाउ ऑफन शुड यू रीचेक, हाउ ऑफन शुड यू रीचेक ए पल्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग रेस्क्यू ब्रीथ on an unconscious patient with a pulse? Clear? How often should you recheck for a pulse when you are performing rescue breath on an unconscious patient
विद ए पल्स। हिंदी में बोलूं तो जब आप किसी बेहोश रोगी की पल्स के साथ बचाव ले रहे हो तो आपको कितनी बार पल्स की दोबारा जांच करनी चाहिए, कितनी बार या कितनी देर में आपको दोबारा जांच करनी चाहिए उसकी पल्स की। तो ऑप्शंस की बात करूं एवरी 45 सेकेंड, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं एवरी 1 मिनट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं एवरी 2 मिनट, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं एवरी 4 मिनट। देखो पहले नंबर तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये रीचेक करने के लिए जब तक आपको पल्स वहां पे मौजूद नहीं है तो जरूरी भी नहीं है कि आपने चेक करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी आपने अगर चेक करना है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, तो एवरी 2 मिनट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप उसको पल्स पल्स के साथ बचाव दे रहे हैं, कितनी बार पल्स की दोबारा जांच करनी है, पल्स की जांच दोबारा 2 मिनट के बाद आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलता हूं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ दीज आंसर appropriately describe how to perform chest compression on an adult। सवाल थोड़ा सा आसान है और सिंपल सा भी है, और ये सवाल शुरू करता है आपकी सीपीआर क्लास के जो बाद में आप कंप्रेशन शुरू करेंगे तो वहां से रिलेटेड है सवाल। विच ऑफ दीज आंसर अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट। हिंदी में बात करूं तो इनमें से कौन सा उत्तर उचित रूप से वर्णन करता है कि किसी एडल्ट की छाती को कैसे दबाया जाए। क्लियर है? क्योंकि ये सीपीआर का बिल्कुल एकदम 100% फिट होने वाला सवाल है कि आपने चेस्ट कंप्रेशन कहाँ पे देना है। सिंपल सी बात ये आंसर कि आपने चेस्ट कंप्रेशन कहाँ पे देना है, इसमें से वो सवाल है वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस की बात करूं यूजिंग वन आर्म प्रेस टू 1/3 डेप्थ ऑफ चेस्ट, मतलब आपने यूजिंग वन आर्म प्रेस टू 1/3 डेप्थ ऑफ चेस्ट, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं पाम प्लेस्ड मिड लाइन ऑन द लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं palms placed in center of sternum above the nipples using both arms, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं कंप्रेशन शुड बी स्लो टू अलाउ फॉर फुल रिकॉइल। क्लियर है? बताऊं यूजिंग बनाना, पहले ऑप्शन की बात करूं तो आपने एक हाथ इस्तेमाल किया है प्रेस टू 1/3 डेप्थ ऑफ चेस्ट, यानी कि जो आपकी चेस्ट है वहां पे आपके जो थर्ड पार्ट है चेस्ट का वहां पे आप एक हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो, ये ले कंप्रेशन, इस तरीके से कंप्रेशन, क्या वो काम करेगा? 100% नहीं करेगा वो काम। आपको दोनों हाथ करने हैं और एल्बो स्ट्रेट रखनी है, इस तरीके से आपने चेस्ट कंप्रेशन स्ट्रेट करके एल्बो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पाम प्लेस मिड लाइन ऑन द लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम। देखो पाम पाम मतलब ये आपने इस तरीके से, मैं आपको बताता चलूं, इस तरीके से पकड़नी है ये पाम, और इस तरीके से पूरी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं भी कोई मुड़ाव झुकाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने करना है, कहाँ पे करना है? मिड लाइन ऑफ द स्टर्नम, यानी कि जो लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम है। अगर ये हमारी स्टर्नम आप देख पा रहे हैं बीच में स्टर्नम होती है जिसका काम है रिब्स को दोनों तरफ से जोड़ना, 12 पेयर इधर 12 पेयर इधर, ये बीच में स्टर्नम का लोअर थर्ड पार्ट, स्टर्नम का लोअर थर्ड पार्ट, यानी अगर निप्पल से आप कैलकुलेट करेंगे निप्पल के नीचे वाला जो थर्ड पार्ट आएगा, मैं ये जो स्टर्नम है यहाँ पे आपने प्रेस करना है दोनों हाथों से इस तरीके से। तो इसके ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर। पाम प्लेस्ड मिड लाइन ऑन द लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम। क्लियर? डाउट क्लियर होगा? कहाँ पे कंप्रेशन देना है? स्टर्नम के लोअर थर्ड पार्ट पे देना है। क्लियर? दबाना कितना है? 1.5 से 2 इंच आपने प्रेस करना है, नीचे की तरफ डेप्थ देनी है। ये सीपीआर का करने का तरीका होता है। जब आप सीपीआर करेंगे तो आपके जो चेस्ट कंप्रेशन की जो डेप्थ होगी वो होगी 1.5 से 2 इंच, और आपका जो लोकेशन होगी कहाँ पे देना है? स्टर्नम के लोअर थर्ड पार्ट पे। क्लियर है?